तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली, दिस इज रेसलमेनिया रिवाइंड। जी हां, वापस आ चुके एक ऐसी सीरीज जो कि हमने लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी। रेसलमेनिया 20, 28, 30 और 31 चारों के मैंने रिव्यूज करे थे, अपने रिवाइंड रिव्यूज करे थे और आप लोगों को वो इतना ज्यादा पसंद आया और मैंने फिर रॉयल रंबल रिवाइंड भी करी। और अब रेसलमेनिया रिवाइंड बहुत लोग सोच रहे थे बंद हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इस सीरीज को मैं वापस लेके आ गया हूं गाइस। तो आप लोगों का जो सपोर्ट है इकलौती चीज है जो मुझे इस अपने एफर्ट के ऊपर चाहिए। 4000 लाइक्स का जो गोल है हम रखने वाले हैं इस वीडियो पे। फटाफट से स्मैश इट, टूमस्टोन पाइल ड्राइवर, एटीट्यूड एडजस्टमेंट, जो देना है भाई लाइक बटन पे लगा दो। और पूरा जो है आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि रेसलमेनिया से पहले अब हम एक पुरानी रेसलमेनिया का रिवाइंड करें और डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। और आज इतना कुछ है बात करने के लिए इस एपिसोड में क्योंकि रेसलमेनिया 26 की हम बात करेंगे। जी हां, रेसलमेनिया 26 की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये हैं वो नोट्स जो एक्चुअली मुझे बनाने पड़ते हैं और इन पे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और ये इतनी बड़ी कॉपी के 10-10 पेजेस लिखने पड़ते हैं बैठ के, तब जाके वीडियो रेडी हो पाती है। यही नहीं बल्कि मंडे नाइट वॉर्स और बाकी जितनी भी मैं सीरीज करता हूं, तो आप लोगों का सपोर्ट डेफिनेटली गाइस मैटर करता है कि ये सीरीज आगे कितनी चलेगी। तो रेसलमेनिया 26 की हम बात करने वाले हैं, एक ऐसा पेपर व्यू जो कि बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से एक आइकॉनिक रेसलमेनिया मानी जाती है और वो ही रीजंस हम डिस्कस करेंगे। मार्च 28, 2010 इसकी डेट थी। यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स स्टेडियम में हुआ था गाइस, जिसको बेस्ट स्टेडियम ऑफ द डेकेड का अवार्ड मिला था बाय स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। तो आप ये मान सकते हैं कि कितनी कमाल की अरीना थी। 72,219 फैंस इन द अरीना और इसकी टैग लाइन थी गेट ऑल फायर्ड अप। सेट की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली रेसलमेनिया के सेट्स काफी स्पेशल रहते हैं। स्पेशली इस वाली रेसलमेनिया का सेट बहुत ही ज्यादा गाइस कमाल का था। ओपन एयर था, रूफ खुला हुआ था और रिंग के ऊपर एक ट्रैम्पोलिन टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा था। अगर इसकी मैं डिटेल की बात करूं तो 30 टन की लाइट और कैमरा वर्क इस स्ट्रक्चर के ऊपर लगा हुआ था और 6 महीने की प्रिपरेशन गई थी इस पूरे स्ट्रक्चर को मतलब सोचने में कि आखिर क्या बनाएंगे, और 2 हफ्ते लग गए थे इसको सेटअप करने में। और अगर हम रैंप की बात करें तो वहां पे एक पिरामिड स्ट्रक्चर बना हुआ था गाइस जो कि एंशिएंट टाइम से मतलब प्रभावित है या फिर हम कह सकते हैं इंस्पायर्ड है। और वहीं पे वो डिजाइन हमें देखने को मिलता है कि ऐसे एक पिरामिड बना है जिसके अंदर से WWE सुपरस्टार्स निकल के आ रहे हैं। तो वेल थॉट स्ट्रक्चर था और डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसके थीम सॉन्ग की मैं बात करूं तो आई मेड इट गाने का नाम था केविन रूडोल्फ का वो गाना है। डेफिनेटली आपको जाके सुनना चाहिए, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। मैचेस की हम बात करेंगे, टोटल 9 मैचेस थे तो मैं हर मैचेस को प्ले बाय प्ले नहीं लेके जा सकता, नहीं तो भाई 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। जो पहला मैच हमें शो में देखने को मिला गाइस वो था यूनिफाइड टैग टीम टाइटल्स के लिए, जहां पे चैंपियंस थे मिज और बिग शो और इनके अपोनेंट्स थे जॉन मॉरिसन और आर-ट्रूथ। तो मिज और मॉरिसन अलग अलग टीम में भाई, और यहाँ पे मिज के पास इतना गोल्ड है ना, ऐसा लग रहा है भाई रेसलिंग के बप्पी लहरी हैं, जबकि दिखने में तो बिग शो बप्पी लहरी जैसे लगते हैं पर गोल्ड बप्पी वाला जो है वो मिज लेके आया। तो इन टीम का जो नाम है ना वो शो मिज की जगह बप्पी लहरी भी रखा जा सकता था, तब भी जो है टैग टीम मतलब बढ़िया रहती। इस मैच की हम बात कर लेते हैं गाइस। तो बिग शो ने मोस्टली डोमिनेट करा। जॉन मॉरिसन एक स्टारशिप पेन की कोशिश करते हैं तो बिग शो मिज को वहां से खींच लेते हैं, वो आर-ट्रूथ को उठा के रिंग पोस्ट में फेंकते हैं और फाइनली इस मैच के एंड में मॉरिसन एक स्प्रिंग बोर्ड मूव की कोशिश करते हैं बट बिग शो उनको मिड एयर एक नॉकआउट पंच लगाते हैं और मिज अपनी टीम के लिए विक्ट्री लेके यहाँ पे इस मैच को जीत जाते हैं। तो ओपनर के हिसाब से कोई ज्यादा अच्छा मैच नहीं था और ऑब्वियसली हम 5 में से रेट तो करते ही हैं, तो यहाँ पे मैं 2 आउट ऑफ 5 दूंगा क्योंकि बहुत ही छोटा मैच था। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस। तो ये था एक ट्रिपल थ्रेट मैच, रैंडी ऑर्टन अगेंस्ट टेड डिबियासी अगेंस्ट कोडी रोड्स। तीनों ही WWE आइकॉन्स लेजेंड्स के बेटे हैं और ऑब्वियसली इन तीनों की टीम थी जिसका नाम था लेगेसी। लेकिन रेसलमेनिया से पहले यहाँ पे कोडी और टेड डिबियासी की वजह से टीम टूट गई थी। रैंडी ऑर्टन एक तरफ हो गए थे, तो कहने को तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच था पर पूरे समय यहाँ पे गाइस हमें 2-on-1 हैंडीकैप मैच ही देखने को मिलता है कि ये लोग रैंडी ऑर्टन पे डोमिनेट कर रहे हैं। बीच में इनके आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि कोडी रोड्स जाके एक पिन की कोशिश करते हैं और टेड डिबियासी को बात पसंद नहीं आती, तो ये आपस में भी लड़ने लगते हैं और एट द एंड गाइस यहाँ पे रैंडी ऑर्टन लगाते हैं इनको एक डबल DDT और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो कोडी रोड्स को यहाँ पे लगाना चाहते हैं एक RKO, लेकिन वो कहते हैं भाई मैं RKO से काम चलाऊंगा नहीं और वो लगा देते हैं यहाँ पे उनको एक पंट किक। क्राउड बिल्कुल पागल हो जाता है यहाँ पे और फिर टेड डिबियासी रिंग में भागते हुए आते हैं, उनको पड़ती है एक RKO आउट ऑफ नोवेयर 1, 2, 3 और रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत जाते हैं।
और एक कमाल की चीज और थी स्टेडियम की, ये कि जो स्ट्रक्चर लटक रहा था रिंग के ऊपर, ये नीचे आ रहा था बार बार, और इस पे भी पूरा मतलब रैंडी ऑर्टन का हमें लोगो वगैरह देखने को मिल रहा था एंट्रेंस के टाइम पे भी और मैच के विनिंग वाले मोमेंट के टाइम पे। तो एब्सोल्युटली गाइस मैं कहूंगा इतना कमाल का ये बनाया गया था रेसलमेनिया के लिए कि बार बार इस चीज को मैं मेंशन करने वाला हूं, तो उस चीज के लिए आप रेडी रहें। तो इस मैच को अगर मुझे रेट करना हो तो ये था गाइस 2.5 आउट ऑफ 5। जो अगला मैच हमें देखने को मिला वो था मनी इन द बैंक लैडर मैच, और मुझे याद भी नहीं था कि उस समय 10 बंदे हुआ करते थे भाई मनी इन द बैंक में। तो जो पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ पे वो थे कोफी किंगस्टन, एमवीपी, एवन बॉर्न, शेल्टन बेंजामिन, जैक स्वैगर, मैट हार्डी, डॉल्फ जिगलर, ड्रू मैकिंटायर, केन और क्रिश्चियन। तो ऐसे भरा भरा हुआ था ना ये पूरा मनी इन द बैंक, ऑलमोस्ट एक बैटल रॉयल लग रही थी। ड्रू मैकिंटायर उस समय पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे और मैं देख रहा हूँ ओ माय गॉड कि ड्रू मैकिंटायर में कितना ज्यादा फर्क है, और ड्रू मैकिंटायर को लोग उस समय इतना हेट करते हैं क्योंकि वो हील थे। तो यहाँ पे पूरा स्टैक्ड मैच था गाइस, और हमें बहुत सारी मोमेंट्स देखने को मिलती हैं। तो अगर आप रेडी हैं इस राइड के लिए तो हम इस मैच की बेस्ट मोमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो केन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एवन बॉर्न को एक चॉक स्लैम लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली हर मनी इन द बैंक की तरह सारे एक एक करके चढ़ने की कोशिश करते हैं पर कोई सक्सेसफुल नहीं रहता। यहाँ पे कोफी किंगस्टन एक मूव को बॉच कर देते हैं लैडर पे, लेकिन केन यहाँ पे उसी लैडर पे पावर बॉम्ब लगा देते हैं कोफी किंगस्टन को, जो कि कमाल का मूव था। मैट हार्डी और क्रिश्चियन जो है यहाँ पे लैडर्स लगाते हैं और लैडर्स के बीचों बीच जैक स्वैगर को यहाँ पे गाइस फंसा दिया जाता है, और एवन बॉर्न पता नहीं कहां से भागते आते हैं इस लैडर के सेटअप पे कूद जाते हैं वो। उसके बाद जैक स्वैगर जो है मैट हार्डी को इस पूरे लैडर के सेटअप के ऊपर फेंक देते हैं, जैसा कि आप ऑब्वियसली अभी फोटो से देख ही सकते हैं। तो मैच बिल्कुल बहुत तगड़े पेस पे चल रहा था, और उसके बाद केन को गुस्सा आ जाता है, वो सबको अटैक करते हैं। डॉल्फ जिगलर की तो बैंड बजा देते हैं, लैडर के बीच में फंसा के लैडर ही तोड़ देते हैं। और कोफी किंगस्टन यहाँ पे कहते हैं गाइस कि रॉयल रंबल नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पे अपना स्किल दिखा सकता हूँ, और वो इस टूटे हुए लैडर को क्रचेस की तरह पकड़ के मनी इन द बैंक निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस उनको रोक लिया जाता है, तो ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। लेकिन एक कमाल की मोमेंट थी कोफी किंगस्टन की तरफ से, मैट हार्डी ड्रू मैकिंटायर को रोकते हैं चढ़ने से। इसके बाद मैट हार्डी ऑलमोस्ट गाइस यहाँ पे निकाल लेते हैं ब्रीफ केस, लेकिन क्रिश्चियन ऊपर पहुंच जाते हैं वहां पे, और फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैडर यहाँ पे कमाल का ट्विस्ट ऑफ फेट लगाते हैं मैट हार्डी क्रिश्चियन पे। तो जैक स्वैगर जाते हैं ऊपर ब्रीफकेस निकालने के लिए, क्रिश्चियन भी साथ साथ चढ़ जाते हैं, लेकिन स्वैगर गाइस इस मनी इन द बैंक को सीधा क्रिश्चियन के मुंह पे मारते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, एंड जैक स्वैगर विंस दिस मैच। तो ओवरऑल एक हाई पेस कमाल का मैच था, सब लोगों की अपनी अपनी मोमेंट्स थी, और डेफिनेटली अगर मुझे इसको रेट करना हो तो मैं इसको दूंगा 4 आउट ऑफ 5। एक बहुत बढ़िया मनी इन द बैंक मैच था, और 10 बंदे थे तो इसको एग्जीक्यूट करना भी कोई इतना आसान काम नहीं था। अब अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो ये था ट्रिपल एच वर्सेस शेमस, और मैं सभी मैचेस की थोड़ी थोड़ी आपको स्टोरी लाइन भी बता दूंगा ताकि आपको समझ आए कि आखिर ये मैच हो क्यों रहा था। तो यहाँ पे शेमस जो है वो ट्रिपल एच को पसंद करते थे, एडमायर करते थे, और उनके लिए वो बहुत बड़े रेसलर थे मतलब हिस्टोरिकली, और एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में शेमस का टाइटल जो है वो ट्रिपल एच की वजह से वो हार गए थे। लेकिन रेसलमेनिया में शेमस टाइटल के पीछे नहीं गए, बल्कि वो ट्रिपल एच से एक मैच चाहते थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ट्रिपल एच अपनी रेसलमेनिया में अल्टीमेट वॉरियर से मैच चाहते थे, यानी कि सीधा सबसे टॉप सुपरस्टार को वो लड़ना चाहते थे। और शेमस यहाँ पे इस चीज को प्रूव करना चाहते थे कि मैं बेस्ट हूं, और ट्रिपल एच शेमस को कहते हैं देखो भाई अब तुमने चैलेंज मुझे कर दिया है, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हारा करियर यहाँ से टेक ऑफ कर लेगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा करियर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से खत्म भी हो सकता है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में मैच हो रहा था, और ट्रिपल एच की एंट्रेंस भाई क्या कमाल की थी, लोग बिल्कुल पागल हो गए थे। इस मैच की हम बात कर लेते हैं। अर्ली इन द मैच ट्रिपल एच एक फिगर 4 लगा देते हैं शेमस के ऊपर, लेकिन शेमस जो है ट्रिपल एच को स्टील स्टेप्स में फेंकते हैं, और गाइस मोमेंटम जो है वो उनके पास आ जाता है, और यहाँ पे वो एक हेडलॉक लगा के रखते हैं बहुत ही देर तक ट्रिपल एच पे, एक लंबे टाइम तक, जो कि वो ब्रेक कर देते हैं फाइनली। तो ये बैक एंड फोर्थ जा रहा था, काफी लंबे समय तक ऐसे ही मैच चली जा रहा था, और उसके बाद फाइनली ट्रिपल एच कमबैक करते हैं, डीडीटी लगाते हैं, हाई नी लगाते हैं, फेस बस्टर, कंसेक्यूटिव मूव्स लगाते हैं, लेकिन शेमस तब भी यहाँ पे किक आउट कर देते हैं। तो जो बेस्ट मोमेंट थी इस मैच की वो एंडिंग मोमेंट थी कि शेमस जाते हैं ब्रोक किक के लिए, जो कि वो मिस कर देते हैं, ट्रिपल एच जाते हैं पेडिग्री के लिए, वो भी उसको मिस कर देते हैं, और फाइनली शेमस यहाँ पे रिवर्स करके एक ब्रोक लगा देते हैं ट्रिपल एच को, एंड ट्रिपल एच स्टिल किक्स आउट। तो ये काफी कमाल की मोमेंट थी, और फिर आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे ट्रिपल एच एक पेडिग्री लगाते हैं और शेमस को हरा देते हैं भाई। तो मैच की एंडिंग ऐसे ही हो गई, मतलब लग रहा था कि थोड़ा और चलेगा, लेकिन यहाँ पे गाइस ट्रिपल एच ने हरा दिया शेमस को एक ही पेडिग्री से, और ऑब्वियसली उस पॉइंट पे ट्रिपल एच बहुत स्ट्रांग थे, तो शेमस के यहाँ पे जीतने का सेंस नहीं बनता था। और मैच को मुझे रेट करना हो तो ये था गाइस 3.5 आउट ऑफ 5।
अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि था CM पंक वर्सेस रे मिस्टीरियो, और यहाँ पे स्टिपुलेशन लगी हुई थी कि अगर रे मिस्टीरियो मैच हार जाते हैं तो उनको CM पंक की स्ट्रेट एज सोसाइटी को ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि वही स्ट्रेट एज सोसाइटी जिसमें पहले CM पंक थे। भाई क्या आप लोगों को याद है कितना कमाल का वो भी उनका गिमिक रहता था। और स्टोरी लाइन की मैं बात करूंगा तो CM पंक यहाँ पे इंसल्ट करते हैं रे मिस्टीरियो को और साथ ही साथ उनके बच्चों को, और उनके बच्चे कौन है तो हम जानते ही हैं, अलिया और डोमिनिक मिस्टीरियो। और जो आप फोटोज देख रहे हैं देख लीजिए कि 2010 में कैसे बच्चे लग रहे थे भाई अलिया और डोमिनिक, और मुझे तो हंसी आ गई देख के कि उस पॉइंट पे भी इनको स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व करा जा रहा था। तो बेसिकली CM पंक ने इनको इंसल्ट करा और इस वजह से ये मैच हो रहा था। पंक के साथ ऑब्वियसली सेरीना है, लूक गैलोस है और रे मिस्टीरियो भी आते हैं यहाँ पे। गाइस ये मैच हमें देखने को मिलता है तो स्टार्टिंग में ही बहुत सारी इंटरफेरेंसेस हो रही होते हैं यहाँ पे सेरीना और गैलोस की तरफ से, लेकिन रे मिस्टीरियो को CM पंक स्टील स्टेप्स में फेंकते हैं और जस्ट बेयरली वो 9 काउंट पे वापस आ जाते हैं रिंग के अंदर। तो रे मिस्टीरियो गाइस यहाँ पे जाते हैं एक और अपना फ्लाइंग मूव वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंक उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ब्यूटीफुली इन अ पावर स्लैम और ये क्लोज किक आउट में रिजल्ट करता है। इसके बाद एक ह्यूज यानी कि एक ह्यूज राउंड हाउस किक लगाते हैं यहाँ पे CM पंक रे मिस्टीरियो को और एक बार फिर से क्लोज किक आउट इनकी तरफ से हमें देखने को मिला। रे मिस्टीरियो अजीब सी एक DDT करते हैं, लगा कि थोड़ा सा बहुत हुआ, लेकिन वो यहाँ पे अपना कमबैक करते हैं गाइस। तो मैच बिल्कुल फटाफट बैक एंड फोर्थ चल रहा था, काफी अच्छा चल रहा था। और यहाँ पे गाइस पंक जाते हैं, पहले हाई नी लगाते हैं कॉर्नर में, बुलडॉग हेडलॉक के लिए जाते हैं, रे मिस्टीरियो इसको रिवर्स कर लेते हैं, वो 619 की कोशिश करते हैं, लेकिन सेरीना यहाँ पे बीच में आ जाती हैं। लेकिन इन सबको डॉज करते हुए, सारी प्रॉब्लम्स को हटाते हुए रे मिस्टीरियो हिट्स द 619 ऑन CM पंक, उनको वो पिन करते हैं, इस मैच को जीत जाते हैं और ऑब्वियसली उनको स्ट्रेट एज सोसाइटी को ज्वाइन नहीं करना पड़ा। तो ओवरऑल ये स्टोरी लाइन बिल्डअप काफी अच्छा था, ये मैच काफी अच्छा था। इसको मुझे रेट करना हो तो 3.5 आउट ऑफ 5 या 4 आउट ऑफ 5 भी हम इसको दे सकते हैं। एक काफी अच्छा मैच था गाइस और स्टोरी के हिसाब से इसने डेफिनेटली डिलीवर करा। अगले मैच की हम बात करते हैं तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये था विंस मैकमैन, जी हाँ विंस मैकमैन रेसल कर रहे थे शो पे अगेंस्ट ब्रेट द हिटमैन हार्ट इन अ नो होल्ड्स बार्ड मैच। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही कमाल थी कि विंस मैकमैन जब ब्रेट हार्ट वापस आए इतने सालों बाद WWE में, उनको अटैक कर देते हैं। तो ब्रेट हार्ट को यहाँ पे मैच चाहिए था विंस के अगेंस्ट, लेकिन विंस उनको वो दे नहीं रहे थे। तो ब्रेट एक इंजरी को फेक करते हैं और विंस मैकमैन से अग्री कर लेते हैं एक मैच का कॉन्ट्रैक्ट और बाद में बताते हैं कि मैं तो इंजरी को फेक कर रहा था लेकिन मैं बिल्कुल सही हूं। तो यहाँ पे मैच हमें देखने को मिलता है, विंस आते हैं बाहर और वो पूरी हार्ट फैमिली को लेके आ जाते हैं और कहते हैं भाई ये सारे लंबर जैक्स बनेंगे इस मैच के अंदर। तो विंस ने यहाँ पे जो है वो डबल ट्विस्ट कर दिया ब्रेट हार्ट को, लेकिन ब्रेट हार्ट माइक लेके कहते हैं विंस नाउ यू विल नॉट स्क्रू मी। आज रेसलमेनिया खत्म होने के बाद ब्रेट विल स्क्रू विंस। और जितनी भी हार्ट फैमिली है वो एक्चुअली ब्रेट हार्ट पहले ही अपने कंट्रोल में कर चुके थे और मैच से पहले विंस को पता लगता है कि भाई मैं इनको लेके आया, मैंने इनको पैसा दिया, लेकिन ये तो तब भी मेरे अगेंस्ट है। तो इस मैच में गाइस कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। ब्रेट हार्ट जो है वो शार्प शूटर लगा के विंस मैकमैन को टैप आउट करा देते हैं। बहुत स्लो ये मैच आगे चल रहा था ऑब्वियसली क्योंकि दोनों रेसलर्स नहीं है, लेकिन क्राउड बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड था। और मैच के बाद ब्रेट हार्ट जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हार्ट फैमिली के साथ। ऑब्वियसली उनको अपना रिवेंज भी यहाँ पे मिल गया जो कि यहाँ पे विंस मैकमैन से उनको चाहिए था। तो अगर इसको रेट करना हो तो मैं कहूंगा 3 आउट ऑफ 5, लेकिन काफी एंटरटेनिंग चीज थी, मैच के हिसाब से ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं था। अगले मैच की हम बात करते हैं जो कि शो का 7th मैच था गाइस। इट वाज द रेटेड आर सुपरस्टार, और ये बोलने में मुझे इतना मजा आता है। और रेसलमेनिया 26 में यहाँ पे टोनी चिमेल भी थे और उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही एज को अनाउंस भी करा और यहाँ पे उनका मैच हो रहा था अगेंस्ट द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ब्रेक द वॉल्स डाउन जेरिको, क्रिस जेरिको के साथ। तो स्टोरी लाइन भी इसकी काफी ज्यादा कमाल थी गाइस कि एज और क्रिस जेरिको एक टैग टीम में थे, लेकिन एज इंजर्ड हो जाते हैं तो जेरिको उनकी डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं और बिग शो को ज्वाइन कर लेते हैं एक टैग टीम में और वो एज को बहुत ज्यादा उल्टा बोलते हैं। लेकिन एज चाहते हैं कि मैं रिकवर करूं जल्दी, अपनी इंजरी से वापस जाऊं। जो लोग सोच रहे थे कि मैं 8-9 महीने तक बाहर रहूंगा वो जल्दी वापस आते हैं। रॉयल रंबल 2010 में सरप्राइज एंट्री करते हैं और उस मैच को जीत भी जाते हैं क्रिस जेरिको को एलिमिनेट करके, और वो चूज करते हैं कि मैं जेरिको से लड़ूंगा और ऑब्वियसली वो उनको चैलेंज करते हैं फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। तो ये इसकी स्टोरी लाइन थी और साथ के साथ गाइस इसके अंदर स्पीयर जो था ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था कि एज कह रहे थे कि मैं स्पीयर से ही जेरिको को यहाँ पे हराऊंगा। तो मैच की स्टोरी भी जो अब हम बात करेंगे वो वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो स्टेडियम जो है फिर से मैं कहता भाई इतना कमाल मुझे लग रहा था हर एक पॉइंट पे, ब्यूटीफुल स्टेडियम, यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स भाई, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लाइटिंग वाइटिंग सब पायरो, भाई कितना पैसा खर्चती है WWE प्रोडक्शन पे कि इन सब चीजों को देख के इतना मजा आ जाता है।
तो ये मैच काफी बैक एंड फोर्थ चलता है काफी समय तक स्टार्ट में, और एज गाइस स्पीयर के लिए जाते हैं लेकिन जेरिको उसको कन्वर्ट करके डाल देते हैं, रिवर्स करके डाल देते हैं एक वॉल्स ऑफ जेरिको में। उसके बाद फिर से थोड़ी देर बैक एंड फोर्थ लड़ते हैं, एज अपनी इम्पॉलर डीडीटी लगाते हैं लेकिन जेरिको किक्स आउट, और इसके बाद जेरिको स्पीयर के लिए जाते हैं, एज को टॉन्ट करते हैं लेकिन एज एक बिग बूट यहाँ पे मारते हैं, वो खुद यहाँ पे स्पीयर के लिए जाते हैं बट जेरिको कैचेस हिम विद अ कोड ब्रेकर बट एज किक्स आउट। तो ये काफी कमाल की मोमेंट थी। इसके बाद एक बार फिर से क्रिस जेरिको बहुत लंबे समय तक वॉल्स ऑफ जेरिको लगा के रखते हैं, और स्टोरी यही चल रही थी कि एज की जो इंजर्ड लेग है, जो कि अब वो ऑब्वियसली सही करके वापस आ गए हैं, उसको फिर से जेरिको इंजर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे ना कैसे करके एज ब्रेक करते हैं इस लॉक को। रेफरी थोड़ा सा नीचे गिर जाता है यहाँ पे, और क्रिस जेरिको टाइटल का यूज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो एक कोड ब्रेकर लगाते हैं लेकिन स्टिल एज किक्स आउट, और लोगों को इस पॉइंट पे डेफिनेटली लग रहा था कि एज शायद जीतने वाले हैं, लेकिन गाइस एक और कोड ब्रेकर लगाते हैं जेरिको और इस मैच को जीत जाते हैं। और मुझे लगा कि यार क्यों एज नहीं जीता, उसकी परफेक्ट मोमेंट सेटअप थी, लेकिन WWE ने ऐसा नहीं करा, बल्कि मैच के बाद यहाँ पे एज जेरिको को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अनाउंसर्स टेबल पे भागते भागते बैरिकेड के थ्रू एक स्पीयर लगाते हैं, जो कि एक कमाल की मोमेंट थी। तो जबकि टाइटल WWE ने मेंटेन करके रखा जेरिको पे, तब भी एज को उनकी मोमेंट दे दी और बैलेंस कर दिया दोनों को एट रेसलमेनिया 26। काफी कमाल का मैच था, और इसको भी भाई मैं 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 दूंगा, कोई भी इसके अंदर ज्यादा कमी मुझे लगी नहीं। अगले मैच की हम बात करते हैं गाइस, जो कि इस शो का को मेन इवेंट था फॉर द WWE चैंपियनशिप, बटिस्टा अगेंस्ट जॉन सीना। और इसकी स्टोरी लाइन इतनी कमाल की थी, और यही चीज मैं आज की WWE में मिस करता हूं। हर एक स्टोरी लाइन शो की जो है वो एलिमिनेशन चेंबर से निकलती हुई आ रही है, आगे बढ़ रही है, प्रॉपर स्टोरी लाइन है। मतलब मजा आ गया देख के कि बटिस्टा ने जो है वो एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना को हराया टू बिकम द WWE चैंपियन, और वो भी जब जॉन सीना ने ऑलरेडी चेंबर में अपना टाइटल जो है वो जीता था, उसके जस्ट बाद बटिस्टा आते हैं और सीना को हरा देते हैं। और बटिस्टा यहाँ पे कहते हैं कि इतने सालों से मैं भी इस कंपनी में हूं, तो आखिर जॉन सीना तुम्हें क्यों मौका मिला इस कंपनी का फेस बनने का, मैं तुमसे बेटर हूं और मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा रेसलमेनिया में। सीना कहते हैं बटिस्टा तुम ये पैसों के लिए करते हो, तुम ये अपने लिए करते हो, मैं ये फैंस के लिए करता हूं, एंड दैट इज व्हाई आई एम द फेस ऑफ द कंपनी। तो इनकी जो फ्यूड थी आपस में वो बहुत ही कमाल की थी, और ये भी हम जानते हैं कि जो हिस्ट्री रही थी इससे पहले सीना और बटिस्टा के मैचेस की, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। तो जॉन सीना की एंट्रेंस यहाँ पे बहुत ही कमाल की थी, यूएस एयर फोर्स से रिलेटेड था कुछ उनका यहाँ पे, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, बहुत ही मस्त उनकी एंट्रेंस थी। माइक कियोडा वाज द रेफरी, जिनको हमेशा मैं मेंशन करता हूं, और बटिस्टा यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा मोमेंटम रखते हैं, जॉन सीना एक सुप्लेक्स लगाते हैं, और काफी स्लो पेस पे एक्चुअली में मैच का स्टार्ट होता है। तो जॉन सीना जाते हैं यहाँ पे एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन डेव बटिस्टा उनको लगा देते हैं एक बहुत ही कमाल की डीडीटी, सीना कर देते हैं किक आउट, और उसके बाद बटिस्टा डाल देते हैं यहाँ पे सीना को एक चोक में। तो जॉन सीना फाइनली कम बैक करते हैं, अपने नकल शफल के लिए जाते हैं, लेकिन बटिस्टा एकदम से उठते हैं और स्पाइन बस्टर लगाते हैं, और इसको रिवर्स करके जॉन सीना उनको एसटीएफ में डाल देते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की मोमेंट थी, और डेव बटिस्टा यहाँ पे ऑब्वियसली इसको कर देते हैं गाइस ब्रेक। बटिस्टा लगाते हैं एक स्पीयर, जॉन सीना कर देते हैं किक आउट, नकल शफल लगाते हैं जॉन सीना फ्रॉम द टॉप रोप। यहाँ पे तो लोग बिल्कुल ही पागल हो गए थे, और बटिस्टा गाइस इसके बाद रिवर्स करते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट को, एक बटिस्टा बॉम्ब लगाते हैं, और एक बहुत ही ज्यादा क्लोज किक आउट यहाँ पे कर देते हैं जॉन सीना। तो पूरे समय ये काफी सारी रिवर्सल्स ट्रेड कर रहे थे, मैच बिल्कुल कमाल का चल रहा था। फाइनली जॉन सीना एक सही से एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, बट बटिस्टा किक्स आउट, और ये इतनी बड़ी एटीट्यूड एडजस्टमेंट थी ना, मतलब लग रहा था कि सीना ने अपनी पूरी जान डाल दी इस एए में, लेकिन तब भी बटिस्टा समहाउ किक्ड आउट। जॉन सीना जो है वो गाइस यहाँ पे टॉप रोप लेग ड्रॉप के लिए जाते हैं, जो कि उनका एक सिग्नेचर मूव है, लेकिन बटिस्टा एक बार फिर से इसको कन्वर्ट कर देते हैं बटिस्टा बॉम्ब में, लेकिन जॉन सीना एक बार फिर से इसको रिवर्स करके उनको एसटीएफ में डाल देते हैं, एंड फाइनली डेव बटिस्टा टैप्स आउट, और जॉन सीना गाइस यहाँ पे 9 टाइम चैंपियन बन जाते हैं। एक्सीलेंट मैच था ओवरऑल, मैं बताऊं तो 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स इस मैच को मैं दूंगा डेफिनेटली गाइस, मजा आ गया देख के। और अब आ चुके हैं मोमेंट उस मैच की जिसके लिए सबसे ज्यादा इस रेसलमेनिया को याद रखा जाता है, द करियर अगेंस्ट द स्ट्रीक मैच, अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स। ऑब्वियसली इसकी स्टोरी लाइन काफी सिंपल थी कि रेसलमेनिया 25 में टेकर ने शॉन माइकल्स को हराया था, लेकिन शॉन माइकल्स वाज ऑब्सेस्ड विद अंडरटेकर, उनको एक रीमैच चाहिए था, टेकर ने मना कर दिया, लेकिन शॉन माइकल्स एलिमिनेशन चेंबर में अंडरटेकर को टाइटल कॉस्ट करते हैं, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कॉस्ट करते हैं, और टेकर यहाँ पे शॉन माइकल्स की बात मानते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे साथ एक मैच लड़ूंगा, तुम्हें एक रीमैच दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। शर्त ये है
कि अगर मैं तुम्हें हरा देता हूं तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। एंड दिस वाज एब्सोल्युटली एपिक। मतलब क्या इसकी स्टोरी लाइन थी। 2 years ऑलमोस्ट इन द मेकिंग था मैच और शॉन माइकल्स का करियर ऑन द लाइन था। और एक बार फिर से एलिमिनेशन चेंबर वाज द क्रूशियल पॉइंट इन द बिल्डअप ऑफ दिस स्टोरी लाइन गाइज। और एक्सीलेंट एंट्रेंसेस देख के मतलब अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं फेक करूंगा, लेकिन अंडरटेकर के एंट्रेंस देख के थोड़े आंसू आने शुरू हो गए थे। इट वाज दैट गुड। मतलब गूज बम्प्स जो है ना गाइस पूरी बॉडी पे चल रहे थे। 17-0 है ये बंदा, ये आ रहा है। शॉन माइकल्स की भी एंट्रेंस इतनी कमाल की है और शॉन माइकल्स वहां पे खड़े हुए हैं। उनका रिएक्शन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको भी वहां पे चिल्स आ रहे हैं। वो कुछ नहीं रिएक्ट कर रहे पर बिल्कुल उस मोमेंट को जो है वो अंदर कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा कमाल की ये एंट्रेंसेस थी गाइस। और शॉन माइकल्स मैच के स्टार्ट में ही ये RIP वाला साइन कर देते हैं टेकर के लिए। तो स्टार्ट में गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अंडरटेकर ओल्ड स्कूल मूव लगाते हैं और शॉन माइकल्स अर्ली इन द मैच दोनों ही टूम्बस्टोन और चोक स्लैम को रिवर्स करते हैं और वो ऑलमोस्ट एक स्वीट चिन म्यूजिक भी लगा देते हैं। तो टीज कर रहे थे स्टार्टिंग से ही बड़े बड़े मूव्स। अंडरटेकर जो है अपनी नी को सेल कर रहे थे। शॉन माइकल्स पूरे मैच में अपने रिब केज बैक एरिया को सेल कर रहे थे और अंडरटेकर के यहाँ पे ब्लॉक कर लेते हैं शॉन माइकल्स डाइव, जो कि ऑब्वियसली वो टॉप रोप से लगाते हैं, जो रेसलमेनिया 25 में उन्होंने लगाई थी कमाल की तरीके से। गाइस यहाँ पे शॉन माइकल्स लगा लेते हैं एक फिगर 4 ऑन दी अंडरटेकर और एक काफी लंबी देर तक उन्होंने लगा के रखा। टेकर इसको रिवर्स कर लेते हैं और फाइनली इसको होल्ड को जो है वो ब्रेक करते हैं। लेकिन फिर से ध्यान दें कि वो अपनी जो है लेग को सेल कर रहे हैं। स्टेडियम पागल हो रहा था, कमाल लग रहा था। एक बार फिर से मैं कहूंगा लाइट्स जो है वो पूरी आ गई थी, सनसेट हो चुका था, ब्यूटीफुल मोमेंट। और शॉन माइकल्स यहाँ पे एक शोल्डर टैकर लगाते हैं, किप अप करते हैं और वो सीधा चले जाते हैं चोक स्लैम में। अंडरटेकर चोक स्लैम्स इन बट शॉन माइकल्स ऑब्वियसली यहाँ पे तो उनको किक आउट करना ही था। तो यहाँ पे गाइस अंडरटेकर का टोम्बस्टोन एक बार फिर से रिवर्स होता है और एंकल लॉक में शॉन माइकल्स उनको डाल देते हैं। एक बार फिर से उनकी लेग पे वो काम करते हैं और आउटसाइड ऑफ द रिंग वो एक स्प्रिंग बोर्ड क्रॉस बॉडी के लिए जाते हैं। अंडरटेकर उनको पकड़ लेते हैं हवा में और भाई आउटसाइड ऑफ द रिंग ही लगा देते हैं एक टोम्बस्टोन पाइल ड्राइवर। ये पागलों वाला मोमेंट था, मतलब पागल हो गया था क्राउड बिल्कुल इस पॉइंट पे। डॉक्टर आते हैं शॉन माइकल्स पे चेक करने, लेकिन अंडरटेकर डॉक्टर को साइड में फेंकते हैं, अंदर लाते हैं, शॉन को पिन करता है रेफरी 1-2 बट शॉन समहाउ किक्स आउट। एक बहुत बढ़िया मोमेंट थी। तो ये वापस आते हैं रिंग के अंदर। शॉन माइकल्स अंडरटेकर को लास्ट राइड से रिवर्सल देके एक फेस बस्टर लगाते हैं। टेकर किक आउट करते हैं। शॉन टॉप रोप पे जाके एल्बो ड्रॉप की कोशिश करते हैं पर अंडरटेकर हैज हिज नीज अप, वो अपने घुटने ऊपर कर लेते हैं। शॉन यहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है बहुत चोट उनको लगी। उसके बाद अंडरटेकर हेल्स गेट को लॉक कर लेते हैं, लेकिन शॉन उसको रिवर्स करके ऑलमोस्ट एक रोल अप विक्ट्री लेने की कोशिश करते हैं। और गाइस मैं बता रहा हूं कि एक बहुत ही ज्यादा क्लोज किक आउट था। इसके बाद शॉन माइकल्स आउट ऑफ नोवेयर एक स्वीट चिन म्यूजिक लगाते हैं, अंडरटेकर इसके ऊपर किक आउट कर देते हैं। तो मैच का जो पेस था, किक आउट्स जो थे, सेलिंग जो थी, सब कुछ बिल्कुल आगे बढ़ता चला जा रहा था। अंडरटेकर एक और स्वीट चिन म्यूजिक यहाँ पे रिवर्स करते हैं इस बार और गाइस एक बहुत ही बड़ी ह्यूज लास्ट राइड वो लगाते हैं, मतलब ऊपर उठाते हैं और सीधा रिंग में लेकिन तब भी शॉन माइकल्स किक्स आउट। तो अंडरटेकर को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो एक और लास्ट राइड के लिए जाते हैं, इस बार थ्रू द अनाउंसर्स टेबल और यहाँ पे शॉन इसको रिवर्स करके लगा देते हैं एक स्वीट चिन म्यूजिक। तो अंडरटेकर लेटे हुए हैं अनाउंसर्स टेबल पे एंड होली शिट शॉन माइकल्स जाते हैं गाइस टॉप रोप पे और मैं बता रहा हूं कि अंडरटेकर की इस लेग को जो वो सेल कर रहे थे उस पे एक मून सॉल्ट लगाते हैं इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके। दिस वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लोग जो है वो दिस इज ऑसम, होली शिट, हर टाइप की चैंट जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स स्टेडियम में सुनने को मिल रही है। वो एक बार फिर से जाते हैं यहाँ पे स्वीट चिन म्यूजिक के लिए, अंडरटेकर रिवर्स करके चोक स्लैम लगा देते हैं और इस पॉइंट पे गाइस अंडरटेकर खड़े भी नहीं हो पा रहे। शॉन माइकल्स और टेकर की हालत ऐसी है कि लोग मर चुके हैं बिल्कुल और इनके अंदर जान नहीं बची, लेकिन मैच तो किसी ना किसी को जीतना है एंड द ओनली वे टू विन वाज पिनफॉल और सबमिशन। तो अंडरटेकर यहाँ पे लगाते हैं अपना टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर सक्सेसफुली। वो अपनी टंग को भी बाहर निकाल लेते हैं, जो कि एक्चुअली पता लगता है कि ये मैच खत्म हो जाएगा, बट शॉन किक्स आउट। और अंडरटेकर का रिएक्शन क्या गजब था, क्राउड पागल हो गया कि भाई शॉन ने अभी भी किक आउट कैसे कर दिया। अंडरटेकर जो है यहाँ पे अपने स्ट्रैप्स नीचे करते हैं गाइस और वो RIP वाला साइन करने की कोशिश पहले करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। शॉन माइकल्स आते हैं क्रॉल करते करते अंडरटेकर के पास और टेकर यहाँ पे कहते हैं शॉन को कि भाई प्लीज स्टे डाउन। और उसके बाद शॉन यहाँ पे RIP वाला साइन करते हैं, उठते हैं, अंडरटेकर को थप्पड़ लगाते हैं, टेकर को आ जाते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुंदक और वो लगाते हैं टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर 1, 2, 3 and he wins this match 18-0
और शॉन माइकल्स का रेसलमेनिया करियर खत्म। और इसको अगर मुझे रेट करना हो तो भला कोई कैसे इसको 5 स्टार से कम दे सकता है। आई एम नॉट डेव मेल्जर, मेरे को भाई यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक ट्रू रेसलिंग फैन हूँ और इस मैच को मैं 5 स्टार देना चाहूंगा। एक ऐसा इनक्रेडिबल मैच है, इनक्रेडिबल इसके साथ मोमेंट्स जुड़ी हुई हैं, 2 लेजेंड्स थे, एक का करियर खत्म, दूसरे की स्ट्रीक आगे बढ़ी और इससे बड़ा यहाँ पे गाइस कुछ हो नहीं सकता था। मैच के बाद अंडरटेकर सेलिब्रेट करते हैं, वो शॉन माइकल्स को उठा के उनसे गले मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी मोमेंट थी। और शॉन उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा सा बाय बोलते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। रेसलमेनिया एंड्स। तो ये 4 घंटे का शो था और मैंने इसको पूरा देखा बैठ के और भाई मतलब एट द एंड मेरे मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे ना कि शॉन माइकल्स जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट या फिर इन रिंग की बात करें तो द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम है। और वो एक ऐसा पॉइंट था रेसलिंग फैंस के लिए जो कि शायद बहुत ज्यादा इमोशनल था कि अंडरटेकर जो कि शायद शॉन माइकल्स का टफेस्ट अपोनेंट है, उसी ने उनका करियर खत्म कर दिया। दिस वाज एन अमेजिंग रेसलमेनिया। और अगर मैं इसको ओवरऑल रेट करूं स्टार्ट से एंड तक गाइस, तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे इसको डेफिनेटली 8.5 या 9 स्टार्स देने चाहिए 10 में से। और एक डीवास का भी मैच था इस शो पे जो कि मैंने कवर करना बिल्कुल सोचा ही नहीं, क्योंकि 4 मिनट का मैच था और 40 वॉच थे इसमें कम से कम। यहाँ पे अलीशा फॉक्स, लेला मरीस, मिशेल मैकूल और विकी गेरेरो की टीम ने हरा दिया बेथ फिनिक्स, ईव टॉरेस, केली, मिकी जेम्स और गेल किम की टीम को। तो ये मैच अगर आप देखना भी चाहते हैं तो अपने 4 मिनट भाई बचा के कुछ और ही कर लो। इस वीडियो पे लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिस वाज माय रेसलमेनिया रिवाइंड एपिसोड 5। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, एक नई रेसलमेनिया को रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।